हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। ठीक है, स्वागत है एक बार फिर से हम आपका हमारी ऑनलाइन पहल क्लास लिव लर्निंग सोल्यूशन में। ठीक है, इस पहल में हम जीएस की सामान्य अध्ययन की एक श्रृंखला चला रहे थे, जिसमें मैं मनीष सिंह आपको जीएस के सभी सब्जेक्टों का अध्ययन करवा रहा हूँ। ठीक, इस क्रम में मैंने आपको पॉलिटी की एक सीरीज पिछले हफ्ते कराई थी, ठीक, जिसमें अगले क्रम में एक पिछली क्लास से हमने इतिहास की श्रृंखला शुरू की। इतिहास की श्रृंखला शुरू की तो हमने ये जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, हमने इसके साथ साथ ही किस तरह से भारतीय इतिहास का स्रोत क्या है, ठीक है, अभिलेखी स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ऐसे सभी तथ्यों के बारे में जाना था। ठीक है, साथ ही उसका वर्गीकरण भी किया कि पासा कौम प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, इस क्रम में हमने पूरी चीज़ें वहाँ तक देख ली थी। हमने आपसे कहा था कि पिछली क्लास में कि हम अगली क्लास में बात करेंगे थोड़ा सा एक शॉर्ट में मानव के उद्भव की। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में भी मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी की अनुमानित आयु अब तक जो है 4 अरब 60 करोड़ साल है। कितनी? 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। ठीक, जिस पर जीवों की उत्पत्ति लगभग 350 करोड़, यानी 3 अरब 50 करोड़ साल पहले लगभग क्या हुई, जीवों की उत्पत्ति की बात आती। ठीक, इसको भी हमने 2 भागों में बांट के देख लिया था। ठीक है, एक को हिमयुग और एक को आद्य नूतन, और आद्य नूतन ही आजकल चल रहा है। 10,000 साल ईसा से 10,000 साल पहले से आज तक ये कौन सा काल है? आद्य नूतन काल। इसी काल में हम हैं। ठीक, इस दौरान मानव किस तरह से आगे बढ़ा, इस बारे में भी कुछ विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय दिया। तो जो चार्ल्स डार्विन का विकासवाद सिद्धांत से उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि मानवों का विकास कपियों अर्थात बंदरों से हुआ है। किससे हुआ है? कपियों अर्थात बंदरों से हुआ है। ये बंदर, ये कपि अर्थात बंदर पहले भूमध्य रेखीय जंगलों में पाए जाते थे, परंतु वहां जब खाने की कमी पड़ी तो ये वहां से सब तरफ फैले, और ये जब फैले तो उन्हें नाम दिया गया शिवापिथेकस या रामापिथेकस। ऐसा शिवापिथेकस क्यों कहा? क्योंकि इसके साक्ष्य कहां से मिले थे? शिवालिक की पहाड़ियों से मिले थे। तो क्या नाम दे दिया? शिवापिथेकस नाम दे दिया। लेकिन ये मानव का प्रथम पूर्वज नहीं था। मानव का प्रथम पूर्वज हमने किसे माना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। ठीक, किसे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, जो कि मानवों का क्या है? पहला पूर्वज है। यहीं से मानवों की शुरुआत ऐसी मानी जा सकती है। ठीक है, इसे अफ्रीकी मानव भी कहते हैं। ठीक, बाद में अगला मानव हमें कौन सा उद्भव हुआ? होमो इरेक्टस। कौन सा? होमो इरेक्टस, जावा मानव। इंडोनेशिया में जावा पड़ता है, वहां बदम बुदैरी नामक स्थान पे इसके साक्ष्य मिले थे, इसीलिए जावा मानव भी कहते हैं, होमो इरेक्टस। ठीक है, ये पहला मानव हुआ जो सीधे खड़े होकर चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अभी तक जो मानव था, ठीक है, कपि थे तो झुक कर चला करते होंगे, क्योंकि बंदर तो झुक कर, आप जानते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन ये होमो इरेक्टस पहला मानव हुआ जिसने सीधे खड़ा होकर चलना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद के क्रम में अगला मानव जो हमें मिला, सिनेंथ्रोपस। सिनेंथ्रोपस, पिकिंग मानव। ठीक है, पिकिंग के चुंकुतिया नामक स्थान पर इसकी खोज हुई थी, इसीलिए पिकिंग मानव ही कहते हैं। किसको? सिनेंथ्रोपस को। सिनेंथ्रोपस। इसी समय इंग्लैंड में टिल्ट डाउन मानव के भी क्या मिल रहे? साक्ष्य मिल रहे थे। ठीक, जबकि लगभग 1 लाख साल पहले ही एक जर्मनी के निएंडरथल घाटी से निएंडरथल मानव मिला, जिसकी खोज किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने? डार्विन ने। और पता चला कि यही वो प्रथम मानव है जिसे अग्नि की जानकारी हो गई थी, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्र, क्योंकि उस समय मौसम कैसा था हमने बताया, हिमयुग। कैसा? हिमयुग, यानी कि बर्फ पूरा तरफ।
उस हिम युग में यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र की चुनौतियों को स्वीकार करने वाला और उसमें आगे बढ़ने वाला पहला मानव कौन सा हुआ? निएंडरथल मानव हुआ। कौन सा हुआ? निएंडरथल मानव हुआ। ठीक है, आप देख सकते। ठीक, कहां से मिला था? जर्मनी के निएंडरथल घाटी से। किसने खोजा था? डार्विन ने। ठीक है, नाम तो डार्विन से परिचय ही यहाँ। ठीक है, इसे ही क्या हुई? अग्नि की जानकारी। ये पहला मानव हुआ जिसे अग्नि की जानकारी हुई, जिसे हम क्या कह रहे हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों की चुनौतियों को स्वीकार करने वाला पहला मानव कौन सा हुआ? निएंडरथल मानव। ठीक है, अब एक तरह से देखा जाए तो अब जो है धीरे धीरे बर्फ क्या हो रही थी? पिघल रही थी। अग्नि आ गया, ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो अब क्या हो रही है? बर्फ क्या हो रही थी? पिघल रही थी। तो अगला जो मानव है होमो सैपियंस। क्या? होमो सैपियंस, जिसे हम ज्ञानी मानव या बुद्धिमान मानव कहते हैं, क्योंकि हम भी क्या है? होमो सैपियंस। हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? मानवों का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। होमो प्लस सैपियंस, दो अलग अलग हैं, आप जानते हैं, एक जाति है और एक वर्ग है। ठीक है, ये ज्ञानी मानव होमो सैपियंस। एक तरह से देखा जाए तो जो पाषाण काल की वास्तविक शुरुआत मध्य पाषाण काल से ये यहीं से होती है। कहाँ? होमो सैपियंस से ही। ठीक, होमो सैपियंस की पहली प्रजाति कौन सी रही? क्रो-मैग्नम। ठीक, कौन सी? क्रो-मैग्नम, जो कि फ्रांस से प्राप्त मिली थी। कब? 1868 में खोजा था लुई टार्ट नामक एक भूवैज्ञानी ने। किसने? लुई टार्ट नामक एक भूवैज्ञानी ने। ठीक है, तो ये एक तरह से मानव के उद्भव की एक प्रक्रिया थी, जिसमें आज कौन सा है? होमो सैपियंस, ज्ञानी मानव या बुद्धिमान मानव। ज्ञानी मानव या बुद्धिमान मानव। ठीक है, तो ये मानवीय उद्भव की बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम नोट कर लेंगे, ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें हैं उसके हम आगे देखेंगे। ठीक, इसको इसी तरह से हम क्या कर लेंगे? नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसे रब कर देता हूं मैं। ठीक है, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए, खैर अब मानवीय उद्भव हो गई, तो अब चलते हैं अपने ऐतिहासिक विकास की तरफ। तो ऐतिहासिक विकास में एक भारतीय वर्गीकरण तो देख लिया था, लेकिन उसके पीछे की भी कुछ घटनाएं रही। जैसे कि आप जानते हैं, ठीक, जो सबसे पहले 1816 में, कब? 1816 में C.J. थॉमसन, C.J. थॉमसन ने मानवीय विकास को आधार बनाकर, किसे? मानवीय विकास को आधार बनाकर इसे 3 वर्गों में विभाजित किया। ठीक, कौन कौन सा? ठीक है, एक को क्या कहा? पाषाण काल, पूरा पाषाण कह लिया जाए। पूरा पाषाण काल। दूसरा क्या? ताम्र पाषाण। दूसरा ताम्र पाषाण। और तीसरा कौन सा? लौह काल।
ठीक है, पाषाणी रहने देते हैं। ठीक, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह काल, 3 भागों में उन्होंने क्या कर दिया, इसे विभाजित कर दिया। किसने किया था? सीजे थॉमसन ने। ये मानवीय क्रम इस आधार पे क्या हो रहे थे, पहले पाषाण आधारित औजार, फिर तांबा आधारित औजार, फिर लौह आधारित औजार। ठीक है, क्लियर? ठीक, आगे चल के एक और वैज्ञानिक हुए, एक और भूवैज्ञानिक हुए, जॉन लेबाक। जॉन लेबाक 1865 में जॉन लेबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 1865 में जॉन लेबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा पूरा पाषाण, ठीक है, एक को क्या कहा, पूरा पाषाण, और दूसरे को क्या कहा, नव पाषाण। ठीक, दूसरे को क्या कहा, नव पाषाण। ठीक, एक पूरा पाषाण और एक दूसरा क्या, नव पाषाण। किसने बांटा? जॉन लेबाक साहब ने। कब? 1865 में। 1865 में लेबाक ने इसे 2 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण और नव पाषाण। पाषाण ही है, ये ध्यान देंगे अभी, क्योंकि औजार आधारित विषयों पर ही, औजार जो हैं जिस पर बन रहे हैं उसी से हम इसके वर्गीकरण कर रहे हैं, औजारों के आधार पर ही। ठीक, तो एक पूरा पाषाण और एक क्या हो गया, नव पाषाण। आगे चल के एक बार फिर से वर्गीकरण 1887 में यह देखा गया कि कुछ ऐसे औजार हैं जो न तो पूरा पाषाण में है न ही नव पाषाण में, अर्थात दोनों के संक्रमणकालीन अवस्था में हैं। किसमें है? ठीक, संक्रमण कालीन अवस्था में। और ऐसा साक्ष्य मिला था फ्रांस के एक शैलाश्रय से, फ्रांस के एक शैलाश्रय से, ठीक है, साक्ष्य मिला कि कुछ ऐसे औजार भी हैं जो कि न तो पूरा पाषाण है और न ही क्या है, नव पाषाण है, अर्थात मध्य का है। तो एक नया काल क्या आविष्कार हुआ, क्या खोजा गया, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ऑल क्लियर? ये देख लिया हमने कि किस तरह से तीनों काल बटे, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, कि 1816 में सीजे थॉमसन ने मानवीय विकास के को आधार बनाकर इसे 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लौह काल। पत्थर के औजार, तांबे और पत्थर के औजार, लोहे के औजार। आगे चलकर 1865 में, आगे चलकर 1865 में जॉन लेबाक ने इसे 2 भागों में बांट दिया, एक पूरा और एक नव पाषाण। ठीक है, और इसी दौरान पता चला आगे चलकर कि फ्रांस के एक शैलाश्रय से कुछ ऐसे औजार मिले जो इन दोनों के मध्य संक्रमणकालीन अवस्था के हैं। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, मध्य पाषाण काल नाम दे दिया। क्या नाम दिया, मध्य पाषाण काल नाम दे दिया। ठीक, क्लियर होगा? 3 काल हो गए, कौन कौन से, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, ठीक, तो ये वर्गीकरण हो गया। अब चलते हैं भारत की तरफ और इस पाषाण काल की जानते हैं कि भारत में खोज कैसे हुई। ठीक है, इसे रब कर रहा हूं मैं। ठीक, अब इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं। एक हेडिंग डालते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक काल, या कहा जाए पाषाण काल, या क्या कह लें, पाषाण काल।
ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। प्रागैतिहासिक या पाषाण काल में जो मानव था उसका सिर्फ दो कार्य था। ठीक, मानव ठीक है, क्या करता था? आखेट करना, भोजन संग्रह। दो काम थे उसके, कौन कौन से? एक तो शिकार करना, जानवरों का शिकार करके उसका भोजन संग्रह करना। ठीक है, तो इसके लिए औजारों की आवश्यकता हो रही होगी। इसके लिए क्या हो रही है? औजारों की। और उन्हीं औजारों के आधार पर हम इस क्रम को आगे बढ़ाते और कालों का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सी चीज कहां से मिली। भारत में बात करें तो भारत में इस काल को खोजने का श्रेय जाता है एक भूविज्ञानी रॉबर्ट ब्रूस फूट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक, ब्रूस फूट, क्या नाम हुआ? रॉबर्ट ब्रूस फूट। एक भूविज्ञानी थे, कौन? रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक, जिन्होंने 13 मई 1863 को 13 मई 1863 को 13 मई 1863 को मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर, पलवरम नामक स्थान से, ठीक है, कोरतलयार नदी के किनारे पड़ता है क्या? पलवरम नामक स्थान जो है, मद्रास के पलवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी जो पत्थर की बनी हुई थी, क्या? हैंड एक्स। हैंड एक्स की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक, 13 मई 1863 को इन्होंने मद्रास के कोरतलयार नदी के किनारे पलवरम नामक स्थान पर एक हैंड एक्स की क्या की? खोज की। हाथ की कुल्हाड़ी, पत्थर की बनी हुई हाथ की क्या हुई? कुल्हाड़ी। यही कारण है कि इन्हें ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है, या जनक कहा लिया जाए। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही कहां से खोजा था? 13 मई 1863 को मद्रास के पलवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स की क्या की थी? खोज किया था। ठीक, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक। ठीक, तो यहां तक आई होप आपको सारा कुछ क्लियर रहा होगा किस तरह हमने शुरुआत किया, ठीक, कि वर्गीकरण से, और अब भारतीय पाषाण काल यानी भारतीय प्रागैतिहासिक काल तक पहुंच चुके हैं। अब यहां से वर्गीकरण होगा इसका 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा? ठीक, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। अब पुरा पाषाण का भी 3 भाग, इसे रब करता हूं, आगे बताता हूं। ठीक है, तो पाषाण काल,
ठीक, इसके कितने भाग? 3 भाग। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है, जैसा कि वर्गीकरण आप पहले भी देख चुके हैं, और नवपाषाण। नवपाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, यानी पाषाण काल का 3 विभाजन, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ठीक, अब जो है इस पूरा पाषाण का भी 3 भाग, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, पूरा पाषाण के 3 भाग, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक, अब इन तीनों का एक शॉर्ट में क्या देखते हैं? वर्गीकरण देखते हैं, एक शॉर्ट में वर्गीकरण देखते हैं। तो अब जो है पूरा पाषाण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पाषाण काल का मतलब ही क्या है कि जो औजार हैं वो अधिकतर किसके बने हुए हैं? पाषाण के। और शुरुआती चरण है तो औजार होगा भी कैसा? बेढंगा होगा, बेडौल होगा, भारी होगा। ठीक है, कैसा होगा? बेढंगा होगा, बेढौल होगा या भारी होगा। ठीक, तो हमने इसी के जो पाषाण आधारित औजार है इसी के विकास के आधार पर इसको 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि औजार विकसित होंगे तो मानव भी क्या होगा? विकसित होगा। ठीक, तो निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक, इसी कॉलम बनाकर हम शॉर्ट्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप जान ही रहे हैं। ये कम में पढ़ने की कोशिश करते हैं। निम्न पूरा पाषाण अज्ञात से 1 लाख ईसा पूर्व तक। ठीक, इसमें जो औजार पाषाण के रहे वो कोर आधारित रहे। कोर आधारित औजार का मतलब है कि पाषाण के बड़े बड़े खंडों को खुरच कर, कैसा? खुरच कर, ठीक है, हथियार बना लेना। उसे छोटा रूप नहीं दे पा रहे अभी ये लोग। ठीक है, बड़े बड़े जो पाषाण के खंड हैं उसे खुरच कर इसे औजार के रूप में क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे औजार कौन से? हैंड एक्स, आप जान ही रहे हैं, दक्षिण से मिला था। क्लीवर, विदारणी हिंदी में कहते हैं, वो भी कहाँ? दक्षिण से। उत्तर में जो है सोहन नदी घाटी क्षेत्र से भी कुछ मिले। पेपुल, चापड़, चांपिंग। ठीक है, यानी चापड़ मतलब गड़ासा होता है, चांपिंग मतलब खंदक होता है। ठीक है, ऐसे औजार उत्तर से भी मिले, तो दक्षिण से हैंडेक्स व क्लीवर के साथ से मिले हैं। ठीक है, ठीक, ये कहाँ मिले? उत्तर दक्षिण भारत था, उत्तर भारत में कुछ जगह ऐसे भी है जहां दोनों मिले। जैसे सोहन नदी घाटी का चौतरा एक जगह है, चौतरा, ये पाकिस्तान में पड़ता है। वो वहां पर उत्तर के भी मिले तो दक्षिण के भी मिले, उत्तर के भी मिले साथ साथ ही दक्षिण के भी मिले। ठीक है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम? इन दोनों का, यानी कि उत्तर की संस्कृति और दक्षिण की संस्कृति का मिलन बिंदु भी कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा? निम्न पूरा पाषाण काल में मानव जो है बेढंगे, बेडौल, कोर आधारित औजार यानी बड़े पाषाण खंडों के रूप में इस्तेमाल करता था। ठीक, ये अधिकतर जो पत्थर थे, ठीक, अधिकतर औजार कौन से पत्थर के बने होते थे? क्वार्टजाइट पत्थर के। कौन से? क्वार्टजाइट पत्थर के। इस युग के मानव का मुख्य कार्य क्या था? शिकार करना और भोजन संग्रह। ठीक है, शिकार करता था, भोजन खाता था। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसको जो बड़े बड़े पाषाण खंड के औजार बनाते थे, इसे इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे खंड में डिवाइड कर लिया, यानी कि उसका छोटा रूप बना लिया। तो उसे हम क्या कहते हैं? फलक आधारित।
क्या कहते हैं, फलक आधारित उपकरण। जैसे क्या बनाया, बेधक बनाया, बेधनी बनाया, खुरचीनी बनाया, विदारणी बनाया, तछड़ी बनाया। ठीक है, यानी जो बड़ा सा पाषाण खंड था कोर आधारित पे, उसे क्या कर दिया इन्होंने, छोटा रूप दे दिया। ठीक, कैसा रूप दे दिया, छोटा रूप। तो क्या कहलाया ये, फलक आधारित। ठीक है, इसका जो साक्ष्य मिला हमें कहाँ, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, रायसेन जिले में पड़ता है, सिंघावल उत्तर प्रदेश का सिंगरौली मिर्जापुर जिले में, तथा बेलन नदी घाटी क्षेत्र जो इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, यहां से इसके क्या मिले हैं, मध्य पुरा पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसमें अच्छे किस्म के सख्त पत्थरों का क्या होता था, प्रयोग होता था। यानी मानव जो है पहले क्रम से दूसरे क्रम में पहुंच गया। अब उसको शिकार करना और आसान हो गया, क्योंकि अब बड़े बड़े खंडों के स्थान पर उसने क्या बना लिया, छोटे छोटे पाषाण खंडों से अपने औजार बनाना शुरू कर दिए। छोटे छोटे पाषाण खंडों से अपना औजार बनाना क्या कर दिया था, उसने शुरू कर दिया था। ठीक, अब इसकी अगली कड़ी, जहां विकास, मानव के उद्भव के विकास की प्रक्रिया में हिमयुग में ही और ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो उच्च पुरा पाषाण, इसमें क्या, जो छोटा पाषाण खंड था उसे नुकीला, एकदम नुकीला जैसा, ब्लेड जैसा बना लिया। कैसा, ब्लेड जैसा। तो इसे हमने क्या कहा, ब्लेड आधारित उपकरण कहा। ठीक, इसी काल में ये जो मानव था, इसने जो है, ठीक है, एक पत्थर के साथ साथ ही अस्थि यानी कि हड्डियों, जानवरों की जो हड्डियां बच जाती थी, ठीक, उनका भी औजार बनाने लगा। उनका भी क्या बनाने लगा, औजार बनाने लगा। ठीक, तो ऐसे कई सारे जगह मिले जहां से, ठीक है, हड्डी आधारित यानी कि अस्थियों के भी औजार मिले हैं। पत्थर के तो मिले ही रहे थे, तछड़ी खुरचनी था, हड्डियों के औजार भी मिल रहे थे। कुछ प्रमुख क्षेत्रों में बात करें तो आंध्र प्रदेश, भीमबेटका, बेलन घाटी क्षेत्र ऐसे प्रमुख क्षेत्र थे। ठीक है, इस काल में जो उच्च पुरा पाषाण है, अब ये जो मानव था, जब ठंड बढ़ जाती थी तो छुपने के लिए ठीक गुफाओं में चला जाता था। ठीक है, और उन गुफाओं में जाता था तो उन गुफाओं की दीवारों पर आड़ी तिरछी रेखाएं भी खींचा करता था, यानी कलात्मक अभिरुचि भी दिखी। ठीक, अब देखिए इस मानव की विकास हो रहा है, दिमाग के, यानी मानव ज्ञानी बन रहा है, तो कई सारी दिमाग चीजें आ रही। अब जब वो छुप रहा था किसमें, गुफाओं में, ठीक, तब उसने उस दीवारों पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कुछ बनाना शुरू किया, जो चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। और ऐसा प्रमुख स्थल कौन सा है, भीमबेटका, मध्य प्रदेश का भीमबेटका की गुफाएं। ठीक, और भी हैं, अभी देखते हैं। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के मृच्छातल चिंतानुगामी नामक स्थान से हड्डियों के बने हुए क्या मिले, औजार मिले। ठीक है, यानी कलात्मक अभिरुचि का विकास हो रहा है, मानव का दिमाग विकसित हो रहा है, तो उसके अंदर अभिरुचि यानी कलात्मकता भी विकसित हो रही है, रचनात्मकता आ रही है। ठीक, इसी काल में इलाहाबाद के लोहदा नाला नामक स्थान से एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की भी प्रतिमा मिली है, मूर्ति मिली है। अभी देखिए किस तरह से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कि वो मानव जो पूरी तरह से अभी जानवर समान ही है, धीरे धीरे अब उसके अंदर रचनात्मकता आ रही है। यही तो मानवीय विकास यानी ज्ञानी मानव की क्या है, एक पहचान है कि उसके अंदर रचनात्मकता आती है। ठीक, उसने चित्रकारी किया, उसने मूर्तियां भी बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, देखते हैं, इसे रब कर देता हूँ, आप इसी तरह से इसे बना लेंगे, आसानी होगा समझने में, पढ़ने में। ठीक है, इसे रब कर रहा हूँ, ओके ना। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं इसे, आप इसे बना लेंगे। ठीक, ठीक है, तो भाई क्या बताया हमने, जो बताया उसे हम लिखते भी चल रहे। ठीक है, अभी बताया क्या, ठीक, चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य नवपाषाण काल में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये नवपाषाण काल का हिस्सा है। माफ करिएगा, उच्च पुरा पाषाण काल का हिस्सा है, उच्च पुरा पाषाण
ठीक है, जो तीसरा कॉलम था उसी का हिस्सा है ये भी, क्या, चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य। ठीक है, कहां से मिल रहा है हमको? भीमबेटका से। कहां से? भीमबेटका। ठीक है, अस्थि निर्मित, जो बोला हूं वही फिर लिख दे रहा हूं इसे, ताकि आपके लिखने में, नोट करने में आसानी हो। अस्थि निर्मित, अस्थि निर्मित औजार कहां से मिले? आंध्र प्रदेश के मृच्छातल मृच्छातल चिंतानुगामी, मृच्छातल चिंतानुगामी से। ठीक है, एक और चीज और क्या बोला था? हाँ, इलाहाबाद की, उत्तर प्रदेश में पड़ता इलाहाबाद, इलाहाबाद की लोहदा नाला नामक स्थान से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली। ठीक है, ठीक है, तो ये उच्च पुरा पाषाण काल में देखिए अब मानव जो है पूरी तरह से विकसित हो रहा है, तो इसीलिए यहीं पर हम, ठीक, अगले क्रम की शुरुआत कर देते हैं मध्य पाषाण काल की। ठीक है, क्योंकि अब वो से चित्रकार रचनात्मकता आ रही है, चित्रकारी कर रहा है वो मानव। जब गुफाओं में छुप रहा है तो अलग अलग आकृतियां बना रहा है। आगे और भी देखेंगे, और भी कई सारे जगहों से चित्रकारी के साक्ष्य मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये पूरा पाषाण काल के बारे में हमने एक संपूर्ण अध्ययन किया। ठीक है, संक्षिप्त में ही, लेकिन सभी जरूरी चीजें जो हमारे एग्जामों के लिए क्या है, हमारे परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं, उन सब का हमने इसमें समन्वय किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पूरा पाषाण काल तक का अध्ययन किए। ठीक है, अगली क्लास में हम मध्य पाषाण और नव पाषाण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमारी कोशिश है कि हम जो है आपके परीक्षा से पहले संपूर्ण जो सिलेबस है उसे क्या कर दें, समाप्त कर दें। ठीक, मेरे साथ साथ आप भी आगे बढ़िए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसे आप देखिए, नोट करिए। ठीक, एक बेहतर नोट्स बनाइए ताकि सभी परीक्षाओं के लिए, आगे की भी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए क्या हो, उपयोगी हो। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।